अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं दी सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस सेल का मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होता है जो पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको ये न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आ रहा है। न्यूक्लियर इन्वेलप के आपको न्यूक्लियर पोर्स नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्या कहते हैं क्रोमैटिन, डीएनए और न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है। ये फर्दर हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे क्या अटैच होते हैं राइबोसोम से अटैच होते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का जिसको हमने आज डिस्कस करना है। न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया, रिपोर्ट किया, वो किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया, बेसिकली डिस्कवर किया। और हमने यहाँ पहले भी एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस दे चुके हैं कि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल पोजीशन पे होता है। एनिमल सेल में सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल की वजह से लार्ज वैक्यूल जो न्यूक्लियस को पेरिफेरल साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पुश कर देता है। उसके पुश होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल साइड पे चला जाता है, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री के सेल की बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो इन एनिमल सेल इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल स्पेस while in plant cell it is pushed toward the periphery। कहाँ पुश कर दिया जाता है? पेरिफेरल साइड पे पुश कर दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल में। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग एंजाइम्स। एंजाइम प्रेजेंट, ये केमिकल कंपोजिशन है किसकी? न्यूक्लियस की। ये केमिकल कंपोजिशन है कि न्यूक्लियस में डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है इंक्लूडिंग एंजाइम्स। और न्यूक्लियस का जो हम अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियोलाई आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। अगर हम स्ट्रक्चर डायग्राम की तरफ फोकस करें तो बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर आपको पता है न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप का। तो न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोलाई। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस सिंगुलर को कहते हैं और न्यूक्लियोलाई प्लूरल को कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड और लिक्विड मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इसके बाद है क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियस का। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर नंबर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसा कॉन्सेप्ट है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ऐसा नहीं होता, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। मोनोन्यूक्लियट, अगर जस्ट एक सेल में एक ही न्यूक्लियस हो तो उसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। मोनो the cells have one nucleus। एनिमल्स, अब इसकी एग्जांपल में एनिमल सेल और प्लांट सेल आ जाएगा। बाई न्यूक्लियर दिस सेल हैव टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई प्लूरल। अगर सेल में कितने न्यूक्लियाई हो? दो न्यूक्लियस हो, दो न्यूक्लियाई हो, टू न्यूक्लियाई हो, तो ये किस केस में हो सकता है? एबनॉर्मेलिटी। कैंसर सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर उसमें दो न्यूक्लियस है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाई न्यूक्लिएट। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अगर मोर देन टू न्यूक्लियाई
तो हम सेल को क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि इस सेल के अंदर मोर देन 2 सेल्स हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसमें हम एग्जांपल दे लेते हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट में स्केलेटल सेल्स आते हैं, स्केलेटल सेल्स आपके जो स्केलेटन के मसल सेल्स आते हैं। इसमें मसल सेल्स में जो न्यूक्लियस है मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से आपके जो मसल सेल्स हैं उनको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मसल सेल्स जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल सेल में मोर देन 2 न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसकी वजह से मसल सेल्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियो जो हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स कार्डियोमायोसाइट्स, यहाँ पर भी मोर देन 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो कार्डियोमायोसाइट्स भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा हम ओस्टियोक्लास्ट की बात कर लेते हैं। ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन के सेल, बोन जो बोन बनाते हैं वो सेल भी क्या होते हैं, इसमें भी मोर देन 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, अगर एक न्यूक्लियस है तो उसे हमें मोनोन्यूक्लिएट कहेंगे। अगर उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं तो हम उसे बाई न्यूक्लिएट कहेंगे। अगर मोर देन 2 न्यूक्लियाई हैं तो हम उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। नेक्स्ट नॉन डिवाइडिंग स्टेज और डिवाइडिंग स्टेज हमने बेसिकली समझना है कि ये दोनों कौन सी स्टेज होती हैं। नॉन डिवाइडिंग स्टेज, नॉन डिवाइडिंग स्टेज उस स्टेज को कहते हैं जब सेल डिवाइड नहीं होता, मतलब एक सेल है वो एक सेल 2 सेल में डिवाइड नहीं हो रहा अभी तक, तो उसे हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। याद रहे नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमें क्या है, न्यूक्लियस प्रॉपर नज़र आएगा, हमें न्यूक्लियस प्रॉपर नज़र आएगा और इसके अंदर जो डीएनए है जिसे हमें जेनेटिक मटेरियल कहते हैं वो धागों की फॉर्म में होगा। आप देख रहे हैं धागों की फॉर्म में होगा जिसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, हमें न्यूक्लियस प्रॉपर नज़र आएगा, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आएगी और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होगा, धागों की फॉर्म में होगा जिसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल, मैं बता रही हूँ कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। न्यूक्लियस ओनली विजिबल व्हेन सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा। इट कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क, क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो सॉल्युबल सैप है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो सॉल्युबल मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमैटिन में, और न्यूक्लियस भी हमें नजर आ रहा है, न्यूक्लियस विजिबल है। तो ऐसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, नॉन डिवाइडिंग स्टेज। अब आप देख रहे हैं ये इस तरह का नेटवर्क है तो इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। स्प्रेड आउट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, क्रोमैटिन। अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए किस फॉर्म में हो, स्प्रेड हो, किस फॉर्म में स्प्रेड हो, क्रोमैटिन की फॉर्म में, इस तरह से नेटवर्क बना हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कि सेल इस टाइम नॉन डिवाइडिंग फेज में है, सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है, डिवाइडिंग स्टेज में इन डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। आपने जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ी होगी तो वहाँ पे माइटोसिस का क्या मतलब है, मियोसिस का क्या मतलब है, सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, मियोसिस में एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होता है। तो डिवाइडिंग फेज कहते हैं, माइटोसिस और मियोसिस को हम डिवाइडिंग फेज कहते हैं। तो वहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाती है, और जो डीएनए होता है जो पहले क्रोमैटिन नॉन डिवाइडिंग फेज में क्रोमैटिन नेटवर्क में था, अब वो क्या रिप्लेस हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम्स में। इस तरह से डीएनए मटेरियल क्रोमोसोम में रिप्लेस हो जाता है, उसकी शेप किस फॉर्म में आ जाती है, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाती है। पहले वो इस तरीके से उलझा हुआ हम कहें धागा था, लेकिन क्या हुआ, जिसे हम क्रोमैटिन कह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, वो स्क्रैंड अप इन डिवाइडिंग फेज में वो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। इस तरह से प्रॉपर शेप आ जाती है डीएनए की। वो कब आएगी, जब सेल डिवाइडिंग फेज में होगा, जब सेल डिवाइड करने लगेगा। In dividing cell, the nucleus disappear, the chromatin material is replaced by chromosome। अब chromatin material की स्पेसिफिक शेप होगी, उस शेप को हम क्या कहेंगे,
क्रोमोसोम्स। द हेरिडेटरी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम, अब हेरिडेटरी मटेरियल किस फॉर्म में चला गया? पहले क्रोमैटिन की फॉर्म में था नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, अब डिवाइडिंग स्टेज में हेरिडेटरी मटेरियल किस फॉर्म में चला गया? क्रोमोसोम की फॉर्म में। विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, जो क्या करेगा? सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में आपको न्यूक्लियस विजिबल नजर आएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में होगा? क्रोमैटिन फॉर्म में होगा, याद रखें। लेकिन जब डिवाइडिंग स्टेज आएगी, जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो, माइटोसिस में या म्यूसिस में 1 से 4 सेल्स में, 1 से 4 सेल में डिवाइड हो, तो उसमें क्या होता है? डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस और उसके अंदर न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर होने के बाद जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा? क्रोमैटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा डिवाइडिंग स्टेज में। तो ये रिवर्सिबल है, ये जब डिवाइडिंग से नॉन डिवाइडिंग में जाएगा तो दोबारा क्रोमैटिन बन जाएगा, जब डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग से डिवाइडिंग स्टेज में जाएगा तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। सबसे पहले जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम इनको डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इज सराउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का आपको पता है, पहले ही फंक्शन पता है, वो सेपरेट करती है इनर मटेरियल को आउटर मटेरियल से, इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियर मटेरियल कहेंगे उसको सेपरेट करेगी किससे? साइटोप्लाज्म से, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से उसको सेपरेट करेगी। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, उन दोनों को सेपरेट कौन सी मेम्ब्रेन करेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेगी। और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एक्चुअल में एक न्यूक्लियर एनवेलप है जो कंपोज हुई हुई है 2 मेम्ब्रेन से। तो हमारे पास न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। Outer membrane in place continuous with the endoplasmic reticulum while the inner membrane enclose the nuclear content। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें पता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन है, वो कनेक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर का मटेरियल प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को किसने सराउंड कर रखा है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे कनेक्ट हुई हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यही हम बात कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड at place continuous with the endoplasmic reticulum while the inner membrane enclose the nuclear content. Outer and inner membrane are continuous at certain point resulting in the formation of nuclear pores। जो अब क्या पोर्स बनते हैं? न्यूक्लियर पोर। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमें येलो कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। तो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक स्पेशल पोर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का बेसिकली क्या फंक्शन है? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में किसके थ्रू जाए? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मूव करें। और जो सेल साइटोप्लाज्म में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सेल के अंदर जाने हो तो वो भी किसको क्रॉस करते हुए जाएं? न्यूक्लियर पोर्स को क्रॉस करते हुए जाएं। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस देख लेते हैं, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं? पोर्स बने हुए हैं। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये नॉन डिवाइडिंग फेज है तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम बेटा क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन जहाँ से कॉन्टिन्यूअस है, मतलब यहाँ क्या बना रही है? पोर बना रही है। इस पोर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर कहेंगे। द न्यूक्लियर पोर क्या करती है? अलाउ करती है
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ सिंथेसाइज हो रही है वो सेल के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जानी है, वो कहाँ से जाएगी? न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू जाएगी। और साइटोप्लाज्म में जो चीज़ सिंथेसाइज हो रही होगी वो न्यूक्लियस के अंदर आनी है, तो कहाँ से आएगी? न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू आएगी। अब न्यूक्लियोपोर्स का नंबर वेरी कर सकता है सेल टू सेल, के एक न्यूक्लियस में कितने पोर्स होंगे, तो ये सेल टू सेल वेरी कर सकता है। अब द नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर्स इज हाईली वेरिएबल। द अनडिफरेंशिएटेड सेल सच एज एन एग। अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, जो एक किसी और शेप में जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। और डिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जो हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इसमें हम बात कर लेते हैं एग की, जो फर्दर किसी और शेप में, जैसे एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएगा, तो एग यहाँ पे क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो यहाँ इसमें न्यूमेरियस पोर्स होंगे। एग क्या है? एक गैमेट है। वो गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? स्पर्म के साथ फ्यूज होता है। और उसके अंदर एग एक ना आपका गैमेट है, और इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसने फ्यूज़ होना होता है स्पर्म के साथ। तो एग हमारे पास क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और सेल में, जिस गैमेट, या हम एग की बात करें, एग एक सेल है जिस सेल में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर ज़्यादा होते हैं क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो रहा होता है। अब उस मटेरियल ने साइटोप्लाज्म में जाना, और साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है? काफ़ी सारे मटेरियल सिंथेसाइज, उसे न्यूक्लियस में आना होता है। तो ये एक्टिविटी फास्ट होती है। एक्टिविटी फास्ट है, मटेरियल ज़्यादा बन रहा है अनडिफरेंशिएटेड सेल में, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर पोर भी ज़्यादा होते हैं, ताकि ज़्यादा मटेरियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ सके और ज़्यादा मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सके। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, सच एज एरिथ्रोसाइट्स हम किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। अब ये बिल्कुल फाइनल सेल्स हैं एरिथ्रोसाइट्स आपके पास। तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स फाइनल है, इसमें एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से कम मटेरियल न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हो रहा था और साइटोप्लाज्म में भी। तो जब कम मटेरियल, स्मॉल मटेरियल न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हो रहा है या साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और एक्टिविटी कम है जिसकी वजह से यहाँ पे पर न्यूक्लियस कितने पोर्स होते हैं? जस्ट 3 और 4 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईच पोर है डेफिनेट स्ट्रक्चर विद कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंस पासिंग। अब ये वही बात के कंट्रोल करता है न्यूक्लियोपोर कि कौन से मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाए और कौन से मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आए। अब हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे पास एक डार्क स्टेन एरिया होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर। इट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड। न्यूक्लियोलस की कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। और एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई। देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस, पहले हमने बात की कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस है उसे हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियट। अगर एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बाईन्यूक्लियट। और अगर एक सेल में एक मोर देन 2 न्यूक्लियाई हैं उसे हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो एक न्यूक्लियस के अंदर, अब हम बात करें न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई। देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस। अब राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द न्यूक्लियोलस। ये एक बात याद रखनी है, हम राइबोसोम्स पढ़ के आ चुके हैं। राइबोसोम में पढ़ा के राइबोसोम्स की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? न्यूक्लियोलस में। और राइबोसोम्स की नेचर क्या होती है, मतलब केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस कंपोनेंट से मिलके बने हैं, तो बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने हैं। किससे?
राइबोसोमल आरएनए से। और राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द न्यूक्लियोलस। और ये राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो क्या सिंथेसाइज करता है? न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स। मैं क्या बात कर रही हूँ कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है, और ये राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की बेसिकली फैक्ट्री क्या हुई? न्यूक्लियोलस, जहाँ वो सिंथेसाइज होता है। अब यही डार्क स्टेन जो एरिया है जिसे हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, इसके फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 रीजन्स में। पहला कौन सा रीजन है? पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया। पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया, आउटर साइड को हम हमेशा क्या कहेंगे? पेरिफेरल, और सेंट्रल साइड को हम सेंटर को कहेंगे सेंट्रल। तो पहला है पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया। पेरिफेरल साइड पे प्रीकर्सर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट के। प्रीकर्सर प्रेजेंट होते हैं किसके? राइबोसोमल सब यूनिट के। अब प्रीकर्सर क्या होते हैं? अब ये आपके पास न्यूक्लियोलस है, इसकी पेरिफेरल साइड बाउंड्री वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रीकर्सर। प्रीकर्सर है, हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। वो इंग्रेडिएंट जो राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करेंगे, तो ऐसे हम उनको क्या कहते हैं? प्रीकर्सर। प्रीकर्सर उन्हें कहते हैं जिनके मिलने से कोई एक फर्दर आगे कंपोनेंट या मटेरियल बन सके, उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर। तो प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोम्स बनाने के लिए या राइबोसोमल आर बनाने के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स या प्रीकर्सर प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल फिब्रिल एरिया, सेंटर वाले को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस के सेंट्रल फिब्रिल एरिया। तो ये कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, डिफरेंट आरएनए प्रेजेंट होंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो सेंट्रल फिब्रिल एरिया में आरएनए प्रेजेंट होंगे और राइबोसोमल आरएनए इन द न्यूक्लियोलस वेयर राइबोसोम आर असेंबल्ड आर देन एक्सपोज्ड टू साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर एक्सपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस सेंट्रल में आउटर साइड पे न्यूक्लियोलस की पेरिफेरल साइड पे प्रीकर्सर प्रेजेंट है, जिन्होंने क्या सिंथेसाइज करना है? राइबोसोम सिंथेसाइज करने हैं और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करने हैं, और डिफरेंट आरएनए मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए भी सिंथेसाइज करने हैं। लेकिन जो सेंट्रल साइड है, सेंट्रल एरिया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल फिब्रिल रीजन कह रहे हैं, सेंट्रल फिब्रिल रीजन। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल एरिया में क्या सिंथेसाइज होगी? राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे, और ये राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे, और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होने के बाद साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे थ्रू वाया न्यूक्लियर पोर्स। ये हमारे पास न्यूक्लियोलस था। सेकंड हमारे पास है क्रोमोसोम्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है वो जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमैटिन जिसे हम कह रहे थे वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब आप ये बात समझ लें, सेल जब डिवाइड कर रहा है तो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इनटू डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम के 2 आर्म्स दिखाए गए हैं। अब ये आर्म्स ये ज्वाइन होते हैं एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। जहाँ पे ये क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स ज्वाइन होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। और इन आर्म्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। इन आर्म्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। इन आर्म्स को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये दोनों क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स शॉर्ट क्रोमेटिड्स हैं, ये लॉन्ग क्रोमेटिड्स हैं, ये और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये आपस में कहाँ ज्वाइन होते हैं? सेंट्रोमियर पे। ये हमारे पास एक क्या है? डीएनए, जो क्रोमेटिन, पहले क्रोमेटिन फॉर्म था अब क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास डीएनए है। और हम इन क्रोमोसोम्स के कॉर्नर वाले पॉइंट्स को टीलोमर्स कहते हैं। अब क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड
आर्म्स, इन आर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। एंड ये क्रोमेटिड्स आपस में किस पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, सेंट्रोमियर्स पे। जहाँ ज्वाइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब हम बात करके आ चुके हैं किसमें, जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे। साइटोस्केलेटन में हमने बात की कि सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल में भी हमने बात की है कि सेंट्रियोल से क्या अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल से क्या अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ अटैच होते हैं, फर्दर क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। और क्रोमोसोम के साथ वो किस पॉइंट पर अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। दोबारा मैं बोल रही हूँ, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि जो सेंट्रियोल है, ऑर्गेनेली है, उससे क्या अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम पे कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर पे। कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर पे। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड। यहाँ पे टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन विच आर हेल्ड, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं टुगेदर एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम किससे मिलके बने, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने। किससे, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हैं क्रोमोसोम। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, डीएनए मॉलिक्यूल से, क्रोमोसोम किससे मिलके बना है, डीएनए और प्रोटीन से। और ये क्या है, आल दी इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, सेल की सारी एक्टिविटीज हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ने, डीएनए ने कंट्रोल कर रखी होती हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो जीन क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इज कॉल्ड जीन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बना है, डीएनए से और प्रोटीन से। तो जो स्मॉल पार्ट, अगर हम ये बात कर लें कि ये डीएनए का हम ये स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं जीन। डीएनए के स्मॉल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन। और स्मॉल पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो स्पेसिफिक एक करेक्टर कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये क्रोमोसोम है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, और इसका ये स्मॉल पार्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक कौन सा करेक्टर कंट्रोल कर रहा है, हमारा आईज का कलर कंट्रोल कर रहा है। अब आई, किसी का कलर आई का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्राउन होता है, और ब्राउन के भी डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। और जीन को हम क्या कहते हैं, स्मॉल, हम जीन किसे कहते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। तो ये स्मॉल पार्ट है डीएनए का, और ये क्या कंट्रोल कर रहा है, स्पेसिफिक करेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ आई कलर का है, ये हेयर के कलर को कंट्रोल कर सकता है, हाइट को, ह्यूमन की हाइट को कंट्रोल कर सकता है, और उसके स्किन कलर को कंट्रोल करता है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और जीन जो स्पेसिफिक क्या करेगा, करेक्टर कंट्रोल करेगा, करेक्टर, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, सारा कौन कंट्रोल करेगा, जीन कंट्रोल करेगा। अब नंबर ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं इन सेम स्पीशीज में। सेम स्पीशीज में क्रोमोसोम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीशीज टू स्पीशीज, इनमें क्रोमोसोम नंबर वेरी करते हैं। मैन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। फ्रॉग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 26। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स हैं। फ्रूट फ्लाई जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें 8 क्रोमोसोम, टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं। ओनियन में 16 क्रोमोसोम है, पोटैटो में 48 क्रोमोसोम है, और जो हमारे पास गार्डन पी है, मटर, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी क्या होते हैं, रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन से ह्यूमन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन हमारे, अगर एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो उसके आगे फर्दर जनरेशन में भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। उसकी जब उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसके बच्चे आगे होंगे, तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम, मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक सेम स्पीशी में क्रोमोसोम सेम रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। इसी तरह ऑनियन से ऑनियन बनता है,
ठीक है। तो ऑनियन में 16 क्रोमोसोम है, तो उसके फर्दर ऑनियन जब उनसे बनेंगे, ग्रोथ होगी, तो उसमें भी 16 क्रोमोसोम होंगे। तो ऑनियन टू ऑनियन डिफरेंट जनरेशन उसके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेंगे सेम स्पीशी में, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब हमने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना है, डिप्लॉयड सेल और हेप्लॉयड सेल। अगर डिप्लॉयड सेल किसे कहते हैं? डिप्लॉयड सेल इज अ सेल दैट कंटेन टू कंप्लीट सेल ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमने ह्यूमन की बात की, इसमें 46 क्रोमोसोम है। हमने फ्रूट फ्लाई जिसे हम ड्रोसोफिला कह रहे थे, उसमें 8 क्रोमोसोम है। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो एक सेल में प्रेजेंट है, टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसे सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहेंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए? हाफ हो जाए, सिंगल सेट हो जाए। अ सेल और न्यूक्लियस हैविंग अ सिंगल सेट, पहले टू कंप्लीट सेट थे, अब सिंगल सेट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अगर 46 क्रोमोसोम का हाफ कर लिया जाए तो 23 बनते हैं। किसमें? ह्यूमन में। और ह्यूमन में 23 कब होते हैं? जब स्पर्म्स और एग होते हैं। याद रखें, जिन सेल्स में 46 क्रोमोसोम होंगे हम उन्हें कहेंगे डिप्लॉयड सेल। तो हमारे ह्यूमन के पूरी बॉडी में डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। सिवाय अगर फीमेल है तो उसमें एग प्रोड्यूस होते हैं, मेल है तो उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो एग और स्पर्म में क्या है? 23 क्रोमोसोम है और वो हेप्लॉयड होंगे। हेप्लॉयड को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर फीमेल ह्यूमन है तो उसमें एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें वो हेप्लॉयड है। और अगर मेल है तो उसमें की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वह वो भी क्या है? हेप्लॉयड सेल है। रिमेनिंग बॉडी में जितने भी सेल हैं वो क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और डिप्लॉयड को हम 2n से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह ड्रोसोफिला में भी जो ड्रोसोफिला के गैमेट्स हैं, हम स्पर्म और एग्स को गैमेट्स कहते हैं। तो गैमेट्स में भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे, हेप्लॉयड होंगे। लेकिन अगर बाकी सेल्स की बात कर लेते हैं, गैमेट्स के अलावा जो बॉडी में सेल्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, तो हम उन्हें क्या, उनमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 8 क्रोमोसोम होंगे। ये थे डिप्लॉयड सेल और हेप्लॉयड सेल। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म की मैंने पहले भी बात की है, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो न्यूक्लियोलस को सराउंड कर रहा होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्युबल न्यूक्लियर सैप है, सॉल्युबल फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होगा, डीएनए भी प्रेजेंट होगा, और प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है हेरिडेटरी करेक्टर्स को, मतलब जो पेरेंट्स में स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं वो उसके चिल्ड्रन में जाते हैं। तो सारा कंट्रोल डीएनए मतलब क्रोमोसोम के पास होता है न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पे 3 टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये कहाँ सिंथेसाइज होंगे? न्यूक्लियोलस में। और इन आरएनए इन्वॉल्व होंगे किसकी सिंथेसिस में? आपको पता है, ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो राइबोसोम बनेगा। राइबोसोम जब न्यूक्लियस के से होता हुआ साइटोप्लाज्म में जाएगा तो साइटोप्लाज्म में वो क्या सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो बेसिकली ये 3 मेन फंक्शन हैं न्यूक्लियस के। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।